हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और इस लेक्चर का PDF फाइल चाहते हैं तो स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही आंसर क्या होगा कि अग खान ट्रॉफ़ी। कई बच्चे इसे आगा खान ट्रॉफ़ी पढ़ बैठे थे, लेकिन एक्चुअली ये अग खान ट्रॉफ़ी है और इसका संबंध जो है ना वो शो जंपिंग से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ये शो जंपिंग कैसी होती है? ये ऐसी होती है, ठीक है ना, हॉर्स राइडिंग जैसा ही समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको हर साल एनुअली हेल्ड किया जाता है डबलिन हॉर्स शो के दौरान। और फर्स्ट ट्रॉफी जो है ना ये डिनोट की गई थी इन द ईयर ऑफ 1926 बाय आगा खान थर्ड, और उसी वजह से ही इसको फ्रिक्वेंटली विजिटर जो आते हैं, इसका नाम जो है ना वो अब रखा गया है अग खान ट्रॉफी के नाम से इसको जाना जाता है। तो शो जंपिंग के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना। चलिए, आज का पहला करंट अफेयर क्या रहेगा कि नेशनल गेम्स 2022 में हरियाणा ने बॉक्सिंग स्पर्धा में 4 गोल्ड मेडल्स में टोटल कितने पदक अब तक जीत लिए हैं। तो हरियाणा ने बॉक्सिंग जो आपकी स्पर्धा है या यूँ कहिएगा बॉक्सिंग गेम है, इसमें 4 तो गोल्ड लिए हैं, टोटल इसमें 10 मेडल जो है ना जीत लिए हैं हरियाणा राज्य ने। और इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुजरात के अंदर जो 36वें नेशनल गेम चल रहे हैं ना, इसमें महिला हॉकी टीम को चैंपियन बनने पे बधाई दी। इसके साथ साथ मुक्केबाजी और कुश्ती के अंदर भी उम्दा प्रदर्शन करके जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। इस पर एक मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से लेके आऊँगा, जब तक ये रनिंग गेम है तब तक के लिए तो नहीं। जब कंप्लीट आप लोगों के आगे कंप्लीट चार्ट आएगा उसमें मैं आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। स्टिल आज शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक का अगर डेटा दिखा रहा हूँ आपको मैं, तो ये है कि हरियाणा राज्य के पास में 115 टोटल मेडल है, ठीक है ना। और टोटल 38 गोल्ड है, 38 ही सिल्वर है और 39 ब्रॉन्ज है। फिलहाल हमारे लिए याद करने वाला आंकड़ा बड़ा सही है और याद करने के लिए है भी ठीक, लेकिन हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ऊपर की पोजीशन के अंदर रहें। और अगला जो सवाल हमारा है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जो पराली पर MSP जो है ना देने वाला है, या यूं कहिएगा पराली को जो है ना पराली को MSP पे खरीदने वाला है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पराली को खरीदने वाला हरियाणा राज्य ही भारत का पहला होगा। आप लोगों को शायद याद होगा और मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को कि 10 अगस्त 2022 के दिन हरियाणा का एक ज़िला है जिसका नाम है पानीपत, और पानीपत के अंदर भारत का पहला 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शायद आपको ये बात याद हो और मैंने ये समझाया था ये 2G एथेनॉल प्लांट है क्या। देखो, आप लोगों को ये पता होगा साल 2014 के अंदर पेट्रोल के अंदर 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग करते थे। फ्यूल पॉलिसी आई थी साल 2018 के अंदर, और इस फ्यूल पॉलिसी में कहा गया था कि पेट्रोल के अंदर जो है ना तकरीबन 5% एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी। और आज का अगर मैं डेटा कहता हूं तो ये पूरा 10% हो गया है, और आने वाले 2025-26 तक जो है ना इसको बढ़ा के लगभग 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी पेट्रोल में। इस बात का सीधा सा मतलब तो यही है कि आज के टाइम में जब आप पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं तो 90% पेट्रोल होता है, 10% उसमें एथेनॉल होता है। तो सर ये एक टाइप की मिलावट हो गई है, इससे इंजन की एफिशिएंसी माइलेज में डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन इसके लिए टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो नए इंजन बन चुके हैं जिनको आप सो कॉल्ड BS6 इंजन कहते हैं। तो माइलेज में डिफरेंस है पर वो नॉमिनल सा है या नेग्लिजिबल है, आप उसको काउंट करते नहीं है। बट पॉल्यूशन वाइज देखा जाए या एनवायरनमेंट वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है, पॉल्यूशन का लेवल नीचे आ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI है वो थोड़ा सुधर रहा है। और इसके अलावा और अगर देखा जाए तो पेट्रोल 100% जो है ना उसके हाइड्रोकार्बन, जैसे पेट्रोल आपका हेक्सेन हेप्टेन ऑक्सीजन से बनता है, तो ये हाइड्रोकार्बन 100% बर्न नहीं हो रहे थे। तो इस एथेनॉल की वजह से इनमें भी एक इजाफा आया है। ये चीज़ तो चलो ठीक है सर, समझ में आ गई है, ओके रिपोर्ट। लेकिन ये एथेनॉल बनता किसका है? एथेनॉल बनता है एनर्जी क्रॉप का बनता है, याद रखना। जैसे कि आलू है, गन्ना है, मक्का है, ये एनर्जी क्रॉप है। इनमें से गन्ने से सबसे ज़्यादा बन सकता है। तो इसका तो मतलब ये हो गया कि किसान गन्ना बहुत उगाएगा, बिल्कुल उगाएगा, गन्ने की भरमार हो जाएगी, गन्ने के खेत। और वैसे भी आपको बता देता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का जो रेट है वो हरियाणा राज्य ही देता है, 362 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब
हिसाब से हरियाणा राज्य दे रहा है। ये लेटेस्ट डेटा के अनुसार है और हो सकता है इस बार थोड़ा और भी बढ़ा दिया जाए। लेकिन गन्ना हर कोई उगाएगा तो इसका मतलब तो सर ये होगा कि जो आपकी खाद्यान्न फसलें हैं और वो फसलों में तो कमी आ जाएगी, जैसे कि एग्जांपल से चावल है, एग्जांपल से गेहूं है, वो तो लोग उगाएंगे ही नहीं। तो वैसे भी फूड क्राइसिस है ही है इंडिया के अंदर, भूखा है भारत को जो आपका ओवरऑल हंगर इंडेक्स था उसमें तो 101 नंबर पे ले गए थे 116 नंबर में से। तो इसका मतलब जो चावल है, गेहूं है, वो तो लोग अपने लिए ही उगाएंगे, कहने का मतलब है जितना उनको ज़रूरत है, प्रोडक्शन वाइज तो नहीं होगा। इसके लिए बिहार राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, उसमें बिहार के सीएम साहब ने जो है ना पहली बार ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट जो है ना उसका उद्घाटन कर दिया। मतलब आप गेहूं से, चावल से भी एथेनॉल बना सकते हैं। जैसे कि गेहूं की बोरियां अगर किसी साइलो सेंटर में नहीं रखी है, मतलब साइलो वो स्टील के कंटेनर होते हैं ना जिसमें गेहूं या अनाज को स्टोर कर सकते हैं, अगर साइलो सेंटर में नहीं रखा तो गेहूं है या चावल है वो सड़ गया तो उससे आप लोग बना सकते हो ईजिली क्या एथेनॉल। ठीक है सर, लेकिन इसी के चलते हरियाणा का एक नाम आता है और हरियाणा और पंजाब स्पेशली दो स्टेट का नाम बदनाम है दिवाली या जो अब फिलहाल का सीजन चल रहा है, इस सीजन के अंदर पराली जलाने के लिए। अच्छा, पराली जलाते हैं तो कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत ख़राब हो जाता है, दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी में से एक जान लेते हैं। और कारण बताते हैं हरियाणा का किसान करे भी तो क्या करे, क्योंकि इस पराली को रोटावेटर से अगर खेतों में डायरेक्ट मिला देगा तो अगली फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो और कोई सब्सिट्यूट दिखते नहीं है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ पर पराली खरीदने के लिए पिछले साल की घोषणा की थी। और इस बार क्या कर दिया, पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट, भारत का ऐसा पहला एथेनॉल प्लांट है जो पराली से भी एथेनॉल बनाएगा। ये है इंटरेस्टिंग। और अब तो आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि पराली को भी MSP पे खरीदेगा ताकि किसान जो है ना पराली को कम से कम जलाए। तो हरियाणा के लगभग 4800 गाँव को जो है ना सीधा इसका लाभ मिल जाएगा। पराली प्रबंधन के लिए कार्रवाई की गई है, तकरीबन 72,777 मशीनें जो है ना वो उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे पराली के डंठल वगैरह बनाए जा सके और डायरेक्ट जो है ना इनको पहुंचाया जा सके ऐसे एथेनॉल फैक्ट्री तक ही। अगला जो सवाल हमारा होने वाला है वो कि हरियाणा के किस जिले को पहली बार वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके लिए, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन अब तक भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। बुलेट ट्रेन के बाद ही कही है, पर बुलेट ट्रेन अभी चली नहीं है तो तब तक मैं कह रहा हूँ सबसे तेज है। रिसेंट तो ये न्यूज़ में थी ही कि ये अंडर 100 सेकेंड में 180 किलोमीटर की रफ्तार इसने पकड़ी थी। और हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है अम्बाला, इससे ये कनेक्ट हो गया है। एक्चुअली पूरी कहानी बताइए सर क्या है, तो पूरी कहानी ये है कि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना हिमाचल प्रदेश के अंदर इस ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर उद्घाटन करेंगे सर, मतलब देखो देश को चौथी वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। 13 अक्टूबर यानी कि आज के दिन इसकी हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये ट्रेन जो है ना नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के बीच में चलेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना नाम की जगह तक चलेगी, याद रखना। इसमें कौन कौन सा रूट शामिल होगा, तो इसका रूट शामिल होगा अंबाला और चंडीगढ़। ये तो इंपॉर्टेंट हरियाणा करंट अफेयर या हरियाणा जीके के लिए हो गया। आनंदपुर साहिब होगा, ऊना स्टेशन पे जाके फाइनली ये रुकेगी। सर आपने कहा ये चौथी ट्रेन है, तो इससे पहले 3 कब चली थी या 3 कौन सी थी? तो भारत में सबसे पहली वंदे भारत ट्रेन तो आप सभी को पता होगा 15 फरवरी 2019 के दिन चली थी। हालांकि इस ट्रेन का नाम सबसे पहले ट्रेन 18 हुआ करता था, दिसंबर 2018 तक ये हमारे पास आई थी, इस करके ट्रेन 18 नाम था 18 में, लेकिन फाइनली 15 फरवरी 2019 में इसका नाम बदल दिया गया। और ये तारीख तो वैसे आपको याद रह जाएगी, आशिकों के नवरात्रों की अगली तारीख है ये। आशिकों के नवरात्रों का उद्यापन होता है 14 फरवरी को, अगला दिन होता है 15 फरवरी थप्पड़ दिन यानी कि स्लैप डे। तो इस दिन जो है ये ट्रेन चलाई गई नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। और वाराणसी आप लोगों को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलती है। और तीसरी वंदे भारत ट्रेन अभी रिसेंटली 30 सितंबर को जो ना अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के बीच में चलाई गई है। इसका फेज 1 है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो गया, जो 8.5 घंटे के लगभग दूरी, 8 साढ़े 8 घंटे का सफ़र है, वो लगभग 5 साढ़े 5 घंटे में ही तय किया जा सकेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो गया। अच्छा, ये ट्रेन तो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं जैसे मेट्रो में होते हैं, घूमने वाली कुर्सी होती है जो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद है, GPS आधारित सिस्टम होता है यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है,
वैक्यूम आधारित बायो शौचालय। कभी आप फ्लाइट में चढ़े हो तो जैसे फ्लाइट के अंदर टॉयलेट होते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही इसके टॉयलेट है। सीसीटीवी कैमरे, क्लोज सर्किट टेलीविज़न वाले कैमरे, मतलब सीसीटीवी से सिक्योरिटी भी एनहांस हो ही जाएगी। ट्रेन का आप लोग इंटीरियर व्यू देख सकते हैं। और ये हरियाणा के लगभग कौन कौन से स्टेशन पे इसका स्वागत होने वाला है बताता हूँ। वैसे तो अम्बाला से गुजरेगी हर बार, लेकिन कुरुक्षेत्र भी है, करनाल भी है, पानीपत भी है, सोनीपत भी है। इन स्टेशन पर बीजेपी के नेता इसका आज ही के दिन स्वागत करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 16 कोच होने वाले हैं। ये ट्रेन सुबह 5:50 पर रवाना होगी। चंडीगढ़ और हरियाणा के स्टेशन से होते हुए ये लगभग दोपहर के 1 बजे हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंच जाएगी। इनिशियली इसकी स्पीड कम होगी क्योंकि बार बार इसको जगह जगह पे रोका जाएगा। 110 किलोमीटर की रफ्तार होगी इसकी, लेकिन फाइनली इसको बाद में बढ़ा के 130 किलोमीटर तक होगा इसका सफ़र। और आगे जाके क्योंकि पटरी छोटी आ जाती है तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी होगी इसकी। ट्रेन का ये नज़ारा मुझे बड़ा पसंद है कि जैसे ये बंदा ऐसे सीट घुमा के इस साइड मूव कर लिया, कोई इधर है, तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो ये ट्रेन चल जाएगी रेगुलरली तो मैं तो ज़रूर इसका एक बार सफ़र का आनंद करना पसंद करूँगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार के कितने कारागार कदमों को सराहा है? सर, हरियाणा के कदमों को भी सराहना मिलती है क्या? बिल्कुल मिलती है। और हरियाणा के 2 ऐसे कदम हैं जिसको केंद्र सरकार ने रिसेंटली सराहा है, जिसमें से फसल अवशेष प्रबंधन, जिसका क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा, पराली प्रबंधन वाला, और दूसरा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम, जिसमें इनडायरेक्टली पराली वाला ही कह सकते हो आप लोग। तो ये 2 कदम है बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे भी हरियाणा ने ग्रीन पटाखे चलाने की ही रिसेंटली अनुमति दी है। और पटाखों में मुझे पर्सनली बड़े वो पटाखे पसंद है जो वो निकाल के दीवार पे फेंक के मारते हैं ना, वाह क्या मज़ा आता है यार उनको बजा के। मतलब बड़ा ही जोकर या एक जादू जैसा खेल लगता है। मैं तो इस बार उनकी पेटी लाने वाला हूँ, खूब बजाऊंगा उनको, बहुत पसंद है पर्सनली मुझे वो। खैर, और ये तो है ही है। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि 31 मार्च 2023 तक जो है ना, ईंट भट्टों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो क्लीन फ्यूल का उपयोग करें, ये धुआं वगैरह जो है ना वो थोड़ा कम करे। तो ये निर्देश है आने वाले टाइम के लिए। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि हरियाणा के अंदर 1 जुलाई से प्लास्टिक पे भी रोक लगाई गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे फ़र्क पड़ ही रहा है, ठीक है ना। डीजल से चलने वाले जनरेटर के सेट है उनमें भारी कमी आई है, उनको कम किया जा रहा है हरियाणा सरकार की तरफ से ही। फसल प्रबंधन वाले तो खैर मैंने अभी आपको शेयर कर ही दी बात। 2021 के नीति आयोग नवाचार सूची में हरियाणा राज्य किस स्थान पे है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण और गजब का सवाल। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हरियाणा स्टेट इन द नीति आयोग इनोवेशन लिस्ट फॉर 2021? तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 3rd, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 2021 के नीति आयोग नवाचार सूचकांक में हरियाणा है 3रे स्थान पे। 70,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया हरियाणा में जारी है। इस बात पे थोड़ा सा मजाक लगता है, बाकी ठीक है। हालांकि सीईटी का एग्ज़ाम अब तक कहा जा रहा है कि 5 और 6 तारीख को होगा। और मतलब इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 25% उसमें हरियाणा जी के करंट अफेयर का रेशो है। खैर, पढ़ना, मेरे करंट अफेयर आपको बहुत काम आएंगे। बीच में एक बात बता देता हूँ, आने वाले 15 तारीख वाले दिन, ठीक है ना, ध्यान रखना, 15 जो आपका अक्टूबर है, इस दिन रात को 9 बजे मेरी एक हरियाणा करंट अफेयर की मैराथन क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर, 21 से लेकर 22 तक के 1 साल के करंट अफेयर करवाऊंगा, जो आने वाले एचटेट एग्ज़ाम और आने वाले सीईटी एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत वैल्यूबल क्लास होगी। तो उस क्लास का लिंक मैंने अभी जनरेट कर दिया है। आप उस क्लास को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अभी से ही नोटिफिकेशन ऑन करके लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा। मैक्सिमम लाइक करवा दीजिएगा आप लोग उस वीडियो के। कम से कम 500 लाइक का टारगेट तो बना के ही चलता हूँ मैं क्लास से पहले, आप लोग इतना तो कर ही देंगे उसको। खैर, और इसके अलावा बताता हूँ आपको मैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंदर क्या क्या जो आपके फैक्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं, नॉलेज वर्कर्स देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरनमेंट देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, नॉलेज आउटपुट की, नॉलेज डिफ्यूज़न देखते हैं। पहले ये संकेत 36 होते थे, अब बढ़ा के 66 कर दिए गए हैं। टॉप स्कोर किस स्टेट का है सर? पहले नंबर पे इसमें कर्नाटक स्टेट है, याद रखिएगा। 2 नंबर पे तेलंगाना है, 3 नंबर पे इसके अंदर हरियाणा है। सबसे खराब
खराब राज्य प्रदर्शन वाले कौन से हैं सर? तो एक बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ सबसे लास्ट है कहिएगा। छत्तीसगढ़ का बहुत ही मतलब नीचे 10.97 मार्क्स ही है छत्तीसगढ़ के। पहाड़ी राज्यों में बात करता हूँ तो मणिपुर सबसे आगे है, उसके बाद उत्तराखंड और मेघालय है, और सबसे नीचे में आता है नागालैंड। और अगर मैं बात करता हूँ यूनियन टेरिटरी की, तो चंडीगढ़ जो है ना इसमें नंबर 1 पे है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, हरियाणा पंजाब की राजधानी है तो करके। इसके बाद में दिल्ली, अंडमान निकोबार, और सबसे लास्ट में इसमें लद्दाख आता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो गजब का क्वेश्चन था। और नीति आयोग के बारे में आपको सबको पता है क्या है नीति का फुल फॉर्म। नीति का फुल फॉर्म आपको बता ही देता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति को आप लोग दूसरे नाम से पुकारते हो, थिंक टैंक के नाम से पुकारते हो। नीति आयोग के रिसेंटली सीईओ बने थे परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग के तीसरे जो उपाध्यक्ष बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है सुमन के बेरी। याद होगा आप लोगों को, सुमन के बेरी। पहले थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, तीसरे सुमन के बेरी। सीईओ इनसे पहले थे अमिताभ कांत। अध्यक्षता आपको पता ही है बहुत अच्छे से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही। और नीति आयोग जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। रिसेंटली अगस्त 2022 में इसकी 7वीं बैठक हुई थी। पहली बैठक इसकी 20 फरवरी 2015 को हुई थी, याद रखना आप लोग। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि नीति आयोग जो है ना वो काम कैसे करता है, बॉटम टू टॉप प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है। योजना आयोग की जगह आया था, योजना आयोग में टॉप टू बॉटम होता था, मतलब उसमें कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं था। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए इसी के साथ में ये सेशन करता हूँ मैं वाइंड अप। कैसा था ये सेशन आप कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दिया करें। वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल सब्सक्रिप्शन पे जोर दीजिए करें। रिसेंटली अपने 65,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पर जल्दी से आप लोग जो है ना अगला टारगेट दे रहा हूँ 70,000 और नेक्स्ट टारगेट इसी साल में एटलीस्ट आप लोग 1 लाख का सपना तो पूरा करवा ही दीजिएगा। स्पोर्ट आपका होगा, आपके बिना कुछ नहीं होगा, मैं तो जस्ट मेहनत कर रहा हूँ। चलिए कल सुबह 5 बजे मिलूंगा। उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ कि विच अमंग द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? अलीपुरजुआ, दौसा, माहे एंड तिराप। बताइए इनमें से कौन सा ठीक आंसर रहेगा, और डिटेल भी दीजिएगा क्योंकि जो इसका आंसर है उसका अपने आप में बेहद बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिटेल है। मिलता हूँ कल, तब तक अपना ख्याल रखना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ। राधे राधे सभी को।